नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 90 के दशक में अगर आपने फिल्में देखी होंगी और 90 के दशक में अगर आप फिल्में देखते होंगे तो गोविंदा के फैन भी होंगे। लेकिन आज जब मैं दो टूक कर रहा हूं तो ना मैं गोविंदा के ऊपर बात कर रहा हूं ना 90 के दशक की फिल्मों पर चर्चा होगी। ये दो टूक का विषय नहीं है कि मैं गोविंदा पर 90 के दशक की फिल्मों पर चर्चा करूं। लेकिन आज अचानक 90 के दशक की फिल्म का 90 के दशक में गोविंदा की फिल्म का एक गाना जो है मुझे याद आ गया। और आप अगर 25-30 साल के हैं, उससे बड़े हैं, तो आप इस गाने पर जरूर थिरके होंगे। जरूर ये गाना जो है आपने बजाया होगा, सुना होगा, गुनगुनाया होगा। बड़ा मजेदार से गाना है। वो गाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन आज ये गाना मुझे अचानक जानते हैं क्यों याद आया? इसलिए याद आया क्योंकि लगता है कि अपना जो भारत का विपक्ष है ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत का विपक्ष है ना, एक जमाने में मुझे लगता है राहुल जी भी गोविंदा के बहुत बड़े फैन रहे होंगे और उनको भी ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो जब वो एलओपी बने या राजनीति में आए तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं गोविंदा के इस गाने का अनुसरण करूंगा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, काले को मैं गोरा बताऊं, दिन में तारे दिखाऊं, मेरी मर्जी। पूरे विपक्ष का हाल इस वक्त ऐसा ही है, मेरी मर्जी। भाई जैसा मैं कहूंगा वही होना चाहिए। अब देखिए ना, विपक्ष ने यह तय किया था कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अब ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है, दायित्व है, आप चाहे तो लाए। और स्पीकर के खिलाफ बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई। स्पीकर जो हैं, क्योंकि जब एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो स्पीकर जो है उनको नैतिक रूप से कुछ चीजें अमल करनी है, तो स्पीकर ने वही किया। करीब 20 दिन तक वो संसद में नहीं आए क्योंकि उन्होंने कहा जब ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और उसके बाद जब इस पर चर्चा हो जाएगी, गिर जाएगा, तभी वो अपना जगह ग्रहण करेंगे, जो भी नतीजा होगा। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया कांग्रेस के नेतृत्व में कि स्पीकर जो है वो हमें वक्त नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब आज जब उसके ऊपर चर्चा के लिए समय निर्धारित था तो शायद, मुझे नहीं मालूम, मुझे अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा कोई भी मेरा पैनलिस्ट, भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विपक्ष के दिए हुए मुद्दे पर, विपक्ष के दिए प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और विपक्ष ने उसके खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया, स्थगन प्रस्ताव दे दिया कि नहीं नहीं हमें ये नहीं करना। हम तो आज जो है वेस्ट एशिया पे बात करेंगे, ईरान पे, अमेरिका पे बात करेंगे, विदेश नीति पे बात करेंगे। अब आप सोचिए कि आज एक अवकाश के बाद संसद के सत्र का पहला दिन था और आप ही ने जो प्रस्ताव दिया था, प्रभु, आप ही के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, आप ही इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, आप ही ये प्रस्ताव लाए थे। लेकिन अपने ही प्रस्ताव के खिलाफ जो है स्थगन आदेश, स्थगन प्रस्ताव डाल दिया कि नहीं हमें इस पे नहीं करनी चाहिए, अब हमें इस पे करनी है क्योंकि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कल मेरा मन था कि मैं स्पीकर के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं अभी विदेश नीति पे बोलूंगा। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या ये रवैया विपक्ष को शोभा देता है, नेता प्रतिपक्ष को शोभा देता है? आज इस पर चर्चा जरूरी है और मैंने इसीलिए आज का शीर्षक दिया, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। मैं जहां चाहूंगा वही होगा। भाई विदेश नीति वही होगी जो मैं कहूंगा, भारत की नीति वही होगी जो मैं कहूंगा, लोकसभा के स्पीकर वही कहेंगे जो मैं कहूंगा, स्पीकर जिस पर चाहेंगे मैं तय करूंगा, प्रस्ताव पे कब चर्चा होगी मैं तय करूंगा, क्योंकि मैं ही जो है वो स्पीकर हूं, मैं ही विदेश मंत्री हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन मेरे इस थंबनेल में आपको ममता बनर्जी की भी तस्वीर दिख रही होगी। और जब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं ना, तो एक बात और समझिए, ये विपक्ष का एरोगेंस है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, या क्या है, इसका फैसला आप कीजिए। अब विपक्ष ने अभी तक तो जो है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ, इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ? उपराष्ट्रपति के खिलाफ। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी किसकी? महाभियोग, वो तैयारी है ज्ञानेश कुमार।
और ये अविश्वास प्रस्ताव एक पार्टी लाएगी विपक्ष की, ये लाएगी, आपस में मिलकर जब हम संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करेंगे और जब चुनाव आएंगे संविधान की लाल किताब लेकर निकल जाएंगे, कहेंगे देखो भाई संविधान के रक्षक तो हम ही हैं भाई। अब आप सोचिए, कोई संवैधानिक संस्था छोड़ी है क्या? राष्ट्रपति थोड़ी बहुत बची थी, थोड़ी बहुत, मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद थोड़ा बहुत बचा था, पर बंगाल में राष्ट्रपति महोदय को बोलना पड़ा कि भाई ममता दीदी की मेरे से क्या नाराजगी है मुझे पता नहीं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उनको रिसीव करने कोई नहीं गया, उनको उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं गए। ऐसा कभी सुना है कि राष्ट्रपति कहीं जाएं एक ही शहर में और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री ना आए? मुख्यमंत्री कह रही मैं तो धरना दे रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम तो धरना देना है। राष्ट्रपति को तो कोई भी रिसीव कर लेगा, मेयर कर लेगा, कोई भी कर लेगा। और मैंने कहा ना, ये अजीब तरह की सनक है कि कोई संवैधानिक संस्था हम नहीं छोड़ेंगे। अब जब विपक्ष ने ये मन बना ही लिया है तो फिर आज विपक्ष को, विपक्ष की इस पॉलिसी को, विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष की इस चीज को, ये जो सोच है, इसको आज एक्सपोज करना जरूरी है। इसी पर आज चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ूं, जरा सुन लीजिए क्या कुछ हो रहा है, देखिए। सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। This opposition party does not understand the basic ethics of this house. आज अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं तो विपक्ष के भी सवाल जो उनके मन में है उसका जवाब आप देते हैं। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ। और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट, इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है? एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है। Fuel prices are rising day by day, and Gulf countries people are very much worried about the future war situation. How the government of India totally silent on this all this situation. विषय क्या है? इन लोगों का एक अविश्वास प्रस्ताव है। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्लियरली लिखा है कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रेजोल्यूशन उन लोगों को मूव करना है। कुछ कांग्रेस के लोग जो इनिशिएशन करने के लिए कह रहे हैं स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर, कई अपोजिशन पार्टी दे आर नॉट रेडी। फर्स्ट फैमिली अपने आप को जो समझते हैं वो लोग, उनको कोई संविधान रूल नहीं है, वो जो कहते हैं वही रूल, ऐसे वो समझ के बैठे हैं। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। आप वेस्ट बंगाल का बारे में टिप्पणी करने का पहले आपको खुद बीजेपी का स्टेट का क्या हालचाल है देखना चाहिए था। हमारा रिपोर्ट कार्ड और महिला लोगों को भेज के, जो ट्राइबल एससी लीडर है सबको भेज के
एक टीम बना के उनका पास दे के आइए, उनका जानकारी के लिए। खाली वन पॉलिटिकल पार्टी का बात सुन के कुछ कहना ठीक नहीं है, सबको बात सुनना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। चलिए, तो तमाम बयान मैंने आपको सुना और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। भास्कर सिन्हा रॉय जी मेरे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत आरपी सिंह जी और निखिल जैन जी से मैं करता हूँ और शुरुआत पहला सवाल निखिल जैन आप ही से है। निखिल जैन, संसदीय इतिहास में शायद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई विपक्ष जो है अपने एक प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव पर जी। निखिल, मैं माफी के साथ मैं कर लूं शुरुआत आज, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। जरूर सर। आप विपक्ष को संसद में भले ही बोलने देना दें, पर ये शो पे आप जरूर बोलिए। नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डिबेट जो है, मैं आज का एक फैसला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मैं वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जांच एजेंसी और जांच अधिकारियों के खिलाफ जो भी टिप्पणी और बयान दिए गए हैं, उनके संबंध में मैं स्टे का आदेश पारित करती हूँ। मैं ट्रायल कोर्ट से कहूँगी कि वह पीएमएलए मामले की सुनवाई इस अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद की तारीख तक स्थगित करे। न्यायाधीश। छोटी सी एक इंटरजेक्शन कर दूं, मुझे नहीं पता ये आदेश कब आया, किसने दिया, बट मेरा एक हंच है कि ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिया है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं, मेरा इंटरवेंशन है। ये हमारा आज का विषय नहीं अरविंद केजरीवाल। मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं? अरे मेरी मर्जी। मैं तय करूंगा ना, मैं डिबेट में आऊं, मैं तय करूंगा। पार्लियामेंट में वो तय करते हैं कि मेरी मर्जी। नहीं मैं तो वही तो मेरी डिबेट में मैं तय करूंगा ना, क्या होगा? विषय तो हम आपको देके बुलाएंगे और मैं तय करूंगा, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे आज अरविंद केजरीवाल पे। ये बात निखिल को समझा, अपने नेताओं को समझाया कि पार्लियामेंट के अंदर तय होकर चीजें होती हैं। अपनी मर्जी से उठकर आए आंखें मलते हुए नहीं मैंने आज इस पे डिबेट करनी है, ऐसे नहीं होता ना। विषय पहले मैं तो, मेरा कोई अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई आज की डिबेट में विषय नहीं था। ये मेरे को एक बिंदु रखना था कि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार से, पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से चीजें तय होती हैं। चलिए, अब मेरी मर्जी, अब प्रोग्राम में मुझे चलाने दे मेरी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे चेयर पे मैं हूँ और मेरी मर्जी नहीं, मैं अपनी मर्जी नहीं, चेयर पे हूँ और चेयर ने सबको पहले सूचित किया था, सबकी सहमति ली थी। आप लोगों की सहमति से हम इस विषय पर आए, आप लोगों की सहमति से आपको बुलाया, तो जो है चेयर का ये वो है कि हम इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। निखिल जैन, 1.5 मिनट आपके। चेयर की अनुमति से आपके ध्यान में मैं कई चीजें लाना चाहता हूं अशोक जी। पहली बात तो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये लोकसभा के स्पीकर के लिए लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। तो सरकार राज्यसभा में इस मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कर सकती, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 267 रूल का मोशन दिया। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से उन्होंने दिया, कईयों ने दिया कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीकर की निष्पक्ष है या नहीं है,
ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देश में जिस तरीके से पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़ेंगे, जो हमारा ट्रेड हिंडर होगा, जो हमारी सॉवरेनिटी पे, संप्रभुता पे जो प्रहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे सरकार चर्चा करे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत जरूरी बात कही कि शायद ही देश के इतिहास में कभी हुआ होगा कि विपक्ष एक मुद्दा लाता है, सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्षी मना कर रहा है। शायद नहीं हुआ कभी। पर देश के इतिहास में शायद ये भी कभी नहीं हुआ कि कोई विदेशी राष्ट्रपति बोले कि मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया और भारत के प्रधानमंत्री उनका नाम ना ले पाए। ये भी कभी नहीं हुआ कि एक विदेशी वित्त मंत्री हमें इजाजत दे कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं, किससे नहीं खरीद सकते, उस पर भी सरकार चुप रहे। ये भी कभी नहीं हुआ कि एक अदना सा उपमंत्री आता है किसी विदेशी देश का, हमारी धरती पे MEA के इवेंट पे आके बोलता है हम भारत को विकसित नहीं होने देंगे, चाइना के साथ जो गलती कर दी वो भारत के साथ नहीं होने देंगे, और इस पे भी सरकार कोई जवाब ना दे। और ये भी कभी नहीं हुआ कि हमारे शोर्स के पास इंडियन नेवी ने, सॉरी, इंडियन ओशन में एक फॉरेन वेसल को जो हमारा गेस्ट था उसको डुबा दिया जाए और भारत सरकार कोई प्रतिक्रिया न दे, जबकि हम गर्व से कहते हैं, मोदी जी भी और हम सब, कि इंडियन ओशन की गार्डियन और प्रोटेक्टर इंडियन नेवी है। 2008 से 2010 के बीच में हमने 900 शिप्स को सोमाली अटैक से बचाया था, जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं थे, लेकिन हम बचाते थे क्योंकि हम प्रोटेक्टर हैं इंडियन ओशन। ओके आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। आरपी सिंह जी बीच में बोलना था, मैंने इसलिए रोक दिया, मैंने कहा आरपी सिंह जी आपको मौका आने पर अभी आप ही का टर्म है। लेकिन निखिल जैन जी, आपने जो कहा ना कि जो बाद में जो फेरिस्त गिनाई कि भारत में ऐसा पहले नहीं हुआ, भारत में ऐसा बहुत बार हुआ है सर, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि ऐसा कभी हुआ है कि विपक्ष ने कहा कि भाई इस पर चर्चा करो और उसके बाद विपक्षी कह दे स्थगन प्रस्ताव। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जैन जी को आपने सुना। निखिल जैन जी का आज ईरान के प्रति बड़ा प्यार उमड़ रहा था। नहीं, देश के प्रति। अरे सर, देश की संप्रभुता, अब 1.5 मिनट उनके वो बोल ले, फिर आप रिस्पॉन्ड चलिए देश के प्रति ये आपको कि आपको आदत है कागज, मुझे पसंद था पा रही, इसलिए मैं खूब सारे डॉक्यूमेंट पेपर साथ देख रहा हूँ, आपकी आदत है ये भारत ने इजराइल के कहने पे एक सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नजर रखने के लिए, भारत के कहने, इजराइल के कहने पर। सदाम हुसैन गद्दाफी मारे गए, मनमोहन सिंह जी गए अमेरिका और कहना कि जॉर्ज बुश साहब इंडिया लव्स यू, कमाल हो गई, भारतीय आपको प्यार करते हैं, आपसे आपके पीछे मत वाले हैं। ये जॉर्ज बुश साहब के लिए मनमोहन सिंह जी ने बोला था सदाम हुसैन और गद्दाफी के मरने के बाद। हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर ये रहा, हिलरी क्लिंटन, आज मैं सब डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, सॉरी था, हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। हिलरी क्लिंटन का है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी चुपचाप तेल लेना बंद करो, और तेल लेना बंद कर। हमने तेल लेना बंद नहीं किया आज भी रशिया के साथ, आज भी हमारा कुल लगभग 11 लाख बैरल जो वो तेल आता है रशिया से। तो क्या है कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला आपको, आपका मैं समझता हूँ मजबूरी है कांग्रेस के समय, वो मुसलमान वोट के चलते हुए, वो भी 12% जो शिया वोट के चलते हुए इस प्रकार के सब बयानबाजी दे रही हैं। और मजेदार बात यह है कि जो इस्लामिक नेशन है उनका भी एक पेपर मेरे पास, उनका भी एक स्टेटमेंट है जो इशू उन्होंने किया है। इस्लामिक नेशन कह रही नहीं, ईरान गलत है, ईरान को इस प्रकार के हमले नहीं करने चाहिए और आपको दिक्कत हो रही है। मतलब इस्लामिक नेशन कह रहे कि ईरान गलत कर रहा है, जो उनकी IOC कमेटी है वो कह रही कि ईरान गलत कर रहा है, परंतु आपको मोहब्बत, आपसे मोहब्बत छलकी जा रही है। अरे वोट बैंक के चलते हुए कूटनीति नहीं तय होती। ओके, लेकिन आपकी एक सेकंड, बस आधा सेकंड, आपकी राजनीति जब तक कूटनीति तय नहीं होती। और ये जो मामला है ना कि मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो EC को गाल निकालूँ जाए, मैं चाहूँ तो फौज के जनरल को गाल निकालूँ, मैं चाहूँ तो फौज के जनरल को मिसकोट करूँ, ये चलने वाला नहीं है। देश देखता है। और इसी के चलते हुए जब आपने 2020 के इलेक्शन से पहले आपने रफाल कर हल्ला किया था और चौकीदार चोर का नारा लगाया था, देश की जनता ने आपको शीशा दिखाया। पर एक मिनट निखिल जैन जी, मैं आप ही के सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ। निखिल जैन जी, आरपी सिंह जी, पर मूल मुद्दा ये नहीं कौन ईरान, वो तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने काउंटर किया, अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि UPA सरकार में, कांग्रेस सरकार में किस कब विदेशी दबाव में क्या हुआ, आपने कई चीज़ें प्रमाण के साथ रखी। लेकिन मूल बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इस पर चर्चा हो जाती तो क्या हर्ष? हाँ बिल्कुल होगी ना चर्चा जी। मैंने अभी कहा ना, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कोर्ट ने टिप्पणी दी, हाँ वो निखिल ठीक कह रहे थे, उन्हीं जज साहब ने दी है टिप्पणी। और वो मुझे अब देखो इनके मुंह पे स्माइल है ना,
ये भी इनकी मर्जी से जज चले तो ठीक है। हाँ, इनकी मर्जी से। अरे उस जज ने टिप्पणी दी है तो वो उसकी जरूरत कैसे की टिप्पणी दे दी। देखिए आपने मेरी डिबेट में साबित कर दिया कि आजकल आप पे भी राहुल गांधी के डीएनए का छाप हो गया पूरा। अभी तक अब आप पूरी तरह छाप हो गया। मोदी जी के लॉस, मैं जो चाहूँ जज भी वही हो, मैं चाहूँ जो जज बोले, वो जो जज मेरे पक्ष में बोले वही जज है, बाकी तो जज ही है। नहीं तो मैं यही निखिल जैन, मैं यही कह रहा हूँ। अरे हाँ बोला ना, प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ बोला था। ये कह करके मेरे भाई के ऊपर कैसे टिप्पणी करती, हिम्मत कैसे करती, और वो ये वाली जज साहिबा नहीं थी, तो इसीलिए मुझे लगता है किसी जज को टारगेट करना ठीक नहीं है। हाँ, वो हमें नहीं, हमें थी, इसलिए मैंने बताया। जो पद पे बैठा है उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो तो राष्ट्रपति की पद की गरिमा का सम्मान नहीं होता। एक सेकंड और, ये जो डीएनए वाली छाप है ना कांग्रेस वाली, ये जो कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं उन पे भी रहती है ये। वो जहाँ भाई जो अपनी अलग पार्टी भी बना ले, वो छाप साथ लेकर जाते हैं। वो आप अपनी पार्टी के लोगों पे तो टिप्पणी नहीं कर रहे। मैं जो अपनी पार्टी छोड़कर जो छाप लेकर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी आपको भेजता हूँ अशोक जी, उनके इतने बढ़िया बयानबाजी है जहाँ पर कहते हैं भिंडरन वाले संत थे। इनकी पार्टी में एक और है महाशय, वो खैर कांग्रेस से नहीं आए, वो दूसरी पार्टी से आए, किसी और पार्टी से, सिरसा, वो भी कहते हैं भिंडरन वाले संत थे। और फिर कहते हैं सिखों का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है। विषय से विषयांतर होगा। विषयांतर होगा। 30 सेकंड्स आरपी साहब ने जो पॉइंट्स रेज करे उनका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो देखिए, आरपी साहब कोई ये नहीं कह रहा है कि आप ईरान के पक्ष में अपने मिसाइल छोड़ दीजिए, वॉर टैंकर छोड़ दीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं कह रहा। सिंपल सी बात है कि हमारे बैकयार्ड में आके अगर आप शिप गिराएंगे तो हमारी इजाजत लेके गिराएंगे, या कम से कम हमें इत्तला करेंगे, और हम चुप नहीं बैठेंगे। आपके राष्ट्रपति या आपके वित्त मंत्री हमें नहीं बताएंगे हम तेल कहां से खरीदें। आप रशिया से तेल खरीदिए, आपका विरोध हम करेंगे या आपका समर्थन हम करेंगे, कांग्रेस करेगी, विपक्ष करेगी। ट्रंप नहीं बताएंगे। मोदी जी से मेरे 100 बैर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ट्रंप आके बताएंगे मोदी जी को कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे दो काउंटर पॉइंट हैं। इराक वॉर वाली चीज पे एक छोटा सा एक बता दूं। इराक वॉर पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में जाके वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में खुले तौर पे बोला था ये इन्वेजन गलत है। देखिए साहब, जब ये कह देना कि जॉर्ज बुश आप बहुत अच्छे हैं, या आप भी समझते हैं, अच्छा नहीं कहा था, वी इंडियन लव यू। अरे तो मोदी जी ऐसे कर रहे थे। मोदी जी भी 140 करोड़ देशवासियों का संदेश लेके बहुत जगह जाते हैं, बहुत लोगों को लव यू कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सच्ची में सारे लव यू कर रहे हैं। इराक और मैं दोबारा एक विषय पर आ रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हर सरकार अपने अपने समय में अपने अपने वो लेती है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया भर में संकट हो रहा है। अभी तक तो भारत ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। पाकिस्तान में तो अगर, क्योंकि पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर गए थे कि उनको हटा दो मोदी जी को, इसलिए मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, नहीं तो पाकिस्तान की हैसियत आज कुछ नहीं है। तो उस पाकिस्तान में तो अभी वहाँ पर मारपिटाई होने लगी, वहाँ पर लाइनें लग गई। दुनिया के देशों में इस तरह की चीज़ हो रही है। भारत अब तक बचा हुआ है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भाई 1-2 दिन बाद हो जाती इस पर चर्चा। ये थोड़ी है कि आज जो है कहीं बम फट रहा है, आज ही जो है पेट्रोल के दाम 200 रुपए बढ़ गए। अभी तक जो मेरी जानकारी है, पेट्रोल के दाम दुनिया में जो क्रूड ऑयल है उसके करीब 45% बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में अभी स्थिर हैं। तो ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने हिंद महासागर की बात की। देखिए, मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब और मेरा भूगोल कमजोर है, लेकिन आपको मालूम है कि हिंद महासागर जो है वो कितने क्षेत्र में है? आपको जानकारी है? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है ना। और हिंद महासागर जो है वो क्या, हिंद महासागर मतलब उसका नाम हिंद महासागर, तो पूरा हिंद महासागर भारत का हो गया, जहां चाहे भारत जो मर्जी कर ले। कितने देश सर, एक मिनट, कितने देश हिंद महासागर की सीमा को छूते हैं? कितने देश छूते हैं हिंद महासागर की सीमा को, बताइए सर। शायद से कुछ 30-35 देश हिंद महासागर की सीमा को छूते होंगे। 39 देश। और वो 39 देश जो है ना, वो 39 देश वो भी संप्रभु राष्ट्र हैं। ये मत समझिए कि हिंद महासागर नाम है, किसी की हैसियत भारत जितनी नहीं है। हैसियत तो है, तो मतलब एक मिनट, भारत की हैसियत ऐसी है, सुनिए, तो भारत जो है, सुनिए ना, तो भारत आप चाहते हैं श्रीलंका के बैकयार्ड में जाकर के वहां पर किसी जहाज को मार गिराए? हाँ, हिंद महासागर के जो 39 देश हैं, भारत उनके बैकयार्ड में जाकर जो है कह दे नहीं यहाँ पे ये डिसाइड, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। क्या गजब की बात करते हैं सर। अच्छा निखिल, हिंद महासागर का नाम मतलब नहीं कि पूरा हिंद महासागर भारत का है।
विषय पर आते हैं। नरेंद्र जानकारी जोड़ दूं आपकी। का कथन है कि हम प्रोटेक्टर और गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन है और हम उन सबके गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन का मतलब, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन का मतलब ये नहीं है कि हम 39 देशों की सीमाएं गार्ड करेंगे। गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन मतलब इंडियन ओशन जो है उस पर भारत उस पर प्रमुख देश है, वो सही है। 2000 सुनिए ना, निखिल सुनो, के बीच में हमने 900 जहाजों को बचाया था इंडियन नेवी ने, अरे इंडियन ओशन में, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं, 50 अलग अलग देशों के। आप कहें तो मैं नाम गिनवाना शुरू कर देता हूं। यमन के कोस्ट के पास निखिल जैन, समुद्री लुटेरों से रक्षा करना एक अलग विषय है और किसी संप्रभु राष्ट्र को आप जाकर हस्तक्षेप करें, दोनों चीजों में फर्क है। वो भी युद्ध में निखिल जैन सुनो एक मिनट, निखिल जैन, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपको आपकी जानकारी बता रहा हूं, ईरान के चले जल्दी अपनी बात रखिए, सुन के मुझे बाकी दो मेहमानों के पास भी जाना है सर। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का धन्यवाद किया कि उनका एक शिप वॉरशिप हमने कोची में खड़ा होने दिया है, लेकिन सुरक्षा भी हो रहा है। आपकी सरकार ने अच्छा आपकी जानकारी के लिए सुनिए आपकी सरकार ने 2 पत्रकारों को अरेस्ट करा है, यही न्यूज़ बताने के लिए। ओके सर, ओके मुझे एक ब्रेक लेना, उसके बाद मैं भास्कर जी के पास और जो है अपने अवधेश जी के पास आना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जो निखिल जी आपने कहा था कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार यूपीए सरकार के समय में कि एक मंत्री को यूएस के कहने पर कैबिनेट से हटाया गया। हालांकि ये पहली बार भी नहीं होगा, दूसरी बार होगा, क्योंकि अभी मुझे डॉक्यूमेंट मिले नहीं, मैं तलाश रहा था, लेकिन अगली बार प्रोड्यूस कर दूंगा। मनमोहन सिंह जी को भी जो वित्त मंत्री बनाया गया था वो भी यूएस के कहने पे बनाया गया, तो उसके भी डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर किताबें लिखी। अब सुनिए सर, एक मिनट, अब आप मुझे चैलेंज कर दीजिएगा तथ्य के साथ। दूसरी बात ये मैं आपको दिखा रहा हूं विकीलीक्स का, इसका रेफरेंस आईडी भी बता देता हूं। रेफरेंस आईडी है 06 न्यू दिल्ली 657। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अमेरिका ने कहा मणिशंकर अय्यर को हटाइए, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ईरान के पक्ष में ज्यादा जो है बात कर रहे हैं। अब ये भी देखिए, वो ईरान मित्र था, लेकिन उसी मित्र ईरान के बारे में मणिशंकर अय्यर जब बात करते थे तो अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव में यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने मणिशंकर अय्यर को हटा दिया। एक बात। दूसरी बात, ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि शायद कभी हुआ होगा कि यूपीए की सरकार थी कितनी मजबूत थी। ईरान ने बाकायदा 26 दिन तक भारत के एक युद्धपोत को बंधक बना लिया। 26 दिन, आप सोच सकते हैं 26 दिन। और ईरान ने कहा $5 लाख देंगे तब छोड़ेंगे। $5 लाख ईरान, ये हमारा मित्र देश था। भारत का पूरा का पूरा की डील क्यों करी? भारत का पूरा एक जो है जलपोत उठा लिया और कहा कि हम अपने यहां से जाने नहीं देंगे। 26 दिन तक बंधक बना के रखा, और 26 दिन तक ना सिर्फ बंधक बनाया बल्कि भारत के जो उसमें नाविक थे, भारत के जो अधिकारी थे, उनको टॉर्चर किया 26 दिन तक। ठीक है, और तो ये भी और मुझे नहीं मालूम ये कितनी बार, लेकिन एक मिनट, ना सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। एक और दस्तावेज मेरे पास है, जो दस्तावेज ये कहता है कि जब भारत ने 2008 में सिविल जो न्यूक्लियर डील करी अमेरिका के साथ, तो इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि भारत जो है, अमेरिका ने आदेश दिया, फरमान दिया, यूपीए सरकार ने मान लिया, जी सर जैसा हुक्म, यह आदेश दिया कि मिलिट्री और सिविल प्रोग्राम को अलग अलग करेगा। चलो यहां तक तो ठीक था। उसके बाद अमेरिका ने डिक्टेट किया कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय निगरानी के लिए भारत उपलब्ध कराएगा। कह दिया सर जी सर। जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए और एक चिट्ठी और बड़ी दिलचस्प है, अरे सर रनिंग कमेंट्री का टाइम कल मैच में था, मैच के बाद रनिंग कमेंट्री खत्म हो गई। अब जरा सुन लीजिए, एक और बड़ी चिट्ठी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी है। ये चिट्ठी जो है राजीव गांधी जी को लिखी गई थी, और ये किसने लिखी थी? अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने लिखी थी। यह है 1987 की। राजीव गांधी जी ने 7 तारीख को एक चिट्ठी लिखी अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को और कहा कि भैया हमारी पाकिस्तान से बातचीत करा दो। माता जी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी, कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा भारत पाकिस्तान के मामले में। लेकिन एक तो नाना जी पहले भग गए थे यूएन में कि कश्मीर को जो बना दो जी, अंतरराष्ट्रीय मंच पे ले गए। उसके बाद ये राजीव गांधी चिट्ठी लिखते हैं कि भैया हमारी मध्यस्थता करा दो पाकिस्तान के साथ,
बातचीत करने में। तो ये आप लोगों की जो सरकार है, लेकिन मैं ये कहता हूं, सुनिए एक मिनट, मैं ये कहता हूं, मैं बड़ा एक बात, रनिंग कमेंट्री नहीं, मुझे ब्रेक लेना, रनिंग कमेंट्री नहीं, मैं ये कहता हूं कि देखिए जो सरकारें हो उनको अपनी विदेश नीति उस वक्त के हिसाब से जिसमें भारत का हित हो उसको तय करने का उसको अधिकार होना चाहिए, और वो भारत के हित में भारत के खिलाफ जाके कोई नहीं काम करता। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, दबाव हर सरकार पर आते हैं, हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होते हैं। क्या 2008 के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर नहीं था? चिदम्बरम ने खुद बोला, चिदम्बरम जी ने कहा कॉन्डोलीसा राइस आ गई थी भारत में और कहा कि नहीं नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, कोई हमला नहीं होगा। ये बात पी चिदम्बरम उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कॉन्डोलीसा राइस उड़कर भारत आई और मुझे कहा कि कोई एक्शन नहीं लेना, चुपचाप बैठिए आप लोग, और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो भैया क्या क्या नहीं होता इतिहास में, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, भास्कर जी के पास आऊंगा, एक मिनट सर, इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। अरे हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टुक आप देख रहे हैं, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से संसद में आज जो हुआ वो हमने देखा, विपक्ष ने कैसे अपने ही प्रस्ताव के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव ले आया विपक्ष। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में देखिए, और मैं विपक्ष की जब बात करता हूं तो वहां पर पश्चिम बंगाल में जो है ममता दीदी, उन्होंने जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है खबरें जो आ रही हैं, उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल वो धरने पर बैठी हैं। और राष्ट्रपति के साथ जो हुआ उसको लेकर सवाल उठते हैं कि विपक्ष जो है वो संविधान की कॉपी लेकर घूमता है, लेकिन दरअसल संवैधानिक संस्थाओं पर हमले भी लगातार करता है। 4 मेहमान आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भास्कर सिन्हा रॉय जी, राष्ट्रपति को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति के साथ कम से कम इस तरह की चीजें नहीं होती तो अच्छा रहता। देखिए, राष्ट्रपति जी के साथ जो हुआ है ये लेके जो आप लोग कह रहे हैं, ये राष्ट्रपति जी कभी कहे नहीं कि मैं अपमानित हुआ। एक बात है कि पहले कि बोलते कि प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हुआ, ये प्रोटोकॉल मेंटेन हुआ। वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, वहां पर सिलीगुड़ी के जो मेयर है वो पहुंचे, कमिश्नर ऑफ पुलिस पहुंचे, ऑल द डिप्लोमेट्स जो थे वहां पर अधिकारी, उन लोग पहुंचे।
ये प्राइवेट प्रोग्राम था। पहले सुन लीजिए, ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था। और हमारा संविधान में ये एक प्रथा है कि राष्ट्रपति जब आते हैं उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर उनके बिहाफ कोई ना जा सके या कोई उनको रिसीव नहीं करे। तीसरी बात क्या है कि उस जिस जगह में वो चीज हुआ है, पहले वो जगह ठीक नहीं था, ये लिखित जानकारी दिया गया था। और बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल संताल जो कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम हुआ था, ये पूरा मतलब प्राइवेट प्रोग्राम था, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था। राष्ट्रपति जी क्या बोले? राष्ट्रपति के दुख हुआ कि हमारी बहन हमसे मिलने नहीं आए, उनका कोई गुस्सा है क्या? इसका मतलब क्या अपमानित है? अगर मान लीजिए आपको रिसीव करने के लिए आपका कोई दोस्त नहीं पहुंचे तो आपको खराब लगा होगा, लेकिन आप अपमानित नहीं होते हैं। लेकिन इस बात को लेके विरोधी दल जैसे बोल रहे हैं कि अपमानित हुआ, ये किया वो किया। तीसरी बात, मैंने तो हैरान हो गया, राष्ट्रपति जी बंगाल से नहीं है, वो बोला मैं बंगाल की बेटी हूँ। मैं जितना जानता हूँ शी इज फ्रॉम ओडिशा, वहीं जन्म हुआ, वहीं मतलब बड़े हुए। अगर राष्ट्रपति जी बंगाल का बेटी मानते हैं अपने आप को तो ये गर्व की बात विषय है। लेकिन हम लोग कभी वसुदेव कुटुंबम किसी का अपमान किया है ये कोई कारण नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी अगर बीजेपी के लिए, बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता बन जाए, बीजेपी जो कहने बोले वो कह दिया जाए, ये कहें, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। और एक बात बोल के आपको लगा कि राष्ट्रपति बीजेपी और एक बात बोले, आप ही बोलिए मेरा सवाल ले लीजिए, आप ही बोलिए। 30 सेकंड के बाद सवाल कीजिएगा। बोलिए। राष्ट्रपति जी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं, आप भूलिएगा मत। राम मंदिर में राष्ट्रपति जी को निमंत्रण किया गया, अंदर जाने दिया? ये सवाल भी मैं आज आपका प्रोग्राम में बोला। राम मंदिर में जाने नहीं दिया गया, उसके अंदर में, और निमंत्रित भी नहीं किया। आप देखिए ये क्यों हुआ, क्या गुनाह था, क्या कारण था? ये आपकी बात हो गई। हाँ बोलिए। मेरा पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने जो कहा कि भाई प्रोटोकॉल नहीं है, और आपने कहा कि क्या राष्ट्रपति ये कहेंगी, आपने कहा कि भाई राष्ट्रपति बीजेपी के उस पर, क्या आपको लगा कि राष्ट्रपति बीजेपी की बात बोल रही हैं? अभी आपने खुद कहा उन्होंने तो ऐसा कोई शब्द नहीं, फिर आप दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति अगर बीजेपी की बात बोलेंगी तो ये बड़ा गलत होगा। बीजेपी, क्या आपको लगा कि राष्ट्रपति बोली कि बीजेपी का? नहीं, राष्ट्रपति बीजेपी के बारे में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, आपने ऐसा बोला इसलिए मैंने पूछा। नहीं, राष्ट्रपति जो कह रहे हैं बीजेपी का लिखित चीज उन्होंने पढ़ रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रधान है। मैं जो सवाल पूछा, हमको भी खराब लगा कि राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को निमंत्रण तक नहीं किया गया। कितना आप लोग क्यों अपनी फजीयत कराते हैं टेलीविजन स्टूडियो में? अभी आपने क्या कहा, राष्ट्रपति को राम मंदिर नहीं जाने दिया। ये तस्वीर आपके पास नहीं बोला नहीं, अभी आपने बोला सर, अभी आपने बोला गोल पोस्ट मत बदल लिया। अभी आपने कहा राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको जो है मंदिर में नहीं जाने दीजिए। क्यों अपनी फजीयत आप लोग करवाते हैं? ये राष्ट्रपति की तस्वीर है, भगवान राम के सामने जो है राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में बैठी हुई है, सामने जो है मंदिर में बैठी हुई है। जरूरी है राष्ट्रपति? नहीं, राष्ट्रपति आपके हिसाब से जाएंगे क्या? नहीं, एक तरफ आप कहते हैं, नहीं एक तरफ सुनिए, एक मिनट। अभी एक तरफ आप कहते हैं कि राष्ट्रपति जो प्राइवेट प्रोग्राम में गई थी, इसलिए राष्ट्रपति के लिए सीएम क्यों जाए? दूसरी तरफ जो है राम मंदिर के कार्यक्रम में आप कहते हैं कि राम मंदिर, अरे भैया क्यों अपनी फजीयत कराते हैं यार, क्यों अपनी फजीयत कराते हैं? राष्ट्रपति राम मंदिर में बैठे, आप लोग देखते नहीं हो, आप एक फजीयत करवाते हैं आपने? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का। क्या राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के उद्घाटन बाद क्यों सब नहीं क्यों एक मिनट ये आप तय करेंगे कि राष्ट्रपति कहां जाएं? आप तय करेंगे राष्ट्रपति कहां जाएंगे? आपको नहीं, ये आप तय करेंगे राष्ट्रपति की इच्छा। नहीं, आप राष्ट्रपति को डिक्टेट करेंगे क्या? अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात कर रहे हैं। आपको सुनिए ना, आपको इतना दर्द है ना, सुनिए ना, आपको राष्ट्रपति जी के लिए इतना दर्द है कि राम मंदिर, तो आप अपने वहां पर एक राम मंदिर बनाकर बुला लीजिए, लेकिन आप नहीं बुलाएंगे, आप तो बाबरी मस्जिद वहां बनवाएंगे, राम मंदिर क्या बनवाएंगे? हो गया, चल हो गया जी, हो गया।
छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी हो गया भाई, हो गया सर, अब लगातार रनिंग कमेंट्री का टाइम खत्म, छोटी सी टिप्पणी, रनिंग कमेंट्री का टाइम खत्म। अरे रनिंग कमेंट्री का टाइम खत्म, बोलिए आरबीसी जी, जल्दी से फिर राष्ट्रपति जी जाएं, वह वो प्रोटोकॉल के अनुसार से ऑफिशियल प्रोग्राम होता है, कोई प्राइवेट कंपनी का प्रोग्राम नहीं था, वो एक समाज का कार्यक्रम था, और जिस प्रोग्राम में राष्ट्रपति जी जाएंगे वो सरकारी कार्यक्रम हो जाता है, पहली बात। और प्रोटोकॉल का जो संघीय ढांचा में जो लिखा हुआ है उसमें बड़ा स्पष्ट से लिखा है कि गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी उनको रिसीव करने जाएंगे, उसमें कोई और इफ एंड बट नहीं है। दूसरी बात आपने कहा, उन्होंने कहा कि वह अपमानित नहीं है। अरे दुखी होना और व्यथित होना अपमान से ज़्यादा कष्टदायक है। जब कोई व्यक्ति दुखी और व्यथित होता है, इसका मतलब ज्यादा अपमान से ज्यादा आप लोग अपमानित हो गया क्या? अवधेश जी नहीं, आपने जितना कहा मैंने, बंद करिए आवाज बंद करिए भाई, जितना आपने कहा मैंने आपको उतना समय दिया, झूठ बोलने के लिए भी समय दिया। अवधेश जी बोलेंगे अब। अशोक जी, हम लोग जब क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे तो एक शब्द प्रयोग करते थे, बर्बर दुष्कर्म। हमारे देश में दुर्भाग्य से इस समय विपक्ष संपूर्ण संवैधानिक सत्ता, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, जो संसद की जो मर्यादा है या संसद की जो प्रक्रिया है, उस सब के साथ इस समय दुर्भाग्य से जिसको बर्बर अत्याचार या बर्बर दुष्कर्म कर रहा है वही हो रहा है। सरकार करती है तो उसके विरुद्ध तो आप आंदोलन करके खड़ा हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जी के बाद ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है कि 50 बार आएंगी तो 50 बार उनको नहीं रिसीव किया जाएगा। बयान है कि नहीं? चला दीजिए। राष्ट्रपति क्या पूछ के जाएंगे 50 बार? वो कार्यक्रम विधान नगर में तय था, सिलीगुड़ी में। प्रशासन ने लास्ट में कहा कि हम यहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे, कानून और व्यवस्था की होगी, आप राष्ट्रपति आ रहे हैं, आप जो बागडोगरा वो जो हवाई अड्डे उसके बगल में कर लीजिए, वहां लोगों का आना संभव नहीं था। राष्ट्रपति गई तो वह लोग नहीं था। ये शर्मनाक है, ये डूब के मर जाना चाहिए इस सरकार को। राष्ट्रपति जैसे पद के साथ, और संथाल समुदाय, दुनिया भर का संथाल समुदाय इकट्ठा है, उनका अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, फिल्म फेस्टिवल है, गलत बयान दे रहे हैं वहां से वापस अभी नहीं वो चुप रहा, आपको सुना। आप सुनिए, वॉशरूम में पानी नहीं था, सुनिए, वॉशरूम में पानी नहीं था, वो गंदगी भरी हुई थी, सफाई नहीं की गई थी। कैसे बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इससे ज्यादा पतन की पराकाष्ठा राजनीति की कुछ हो ही नहीं सकती है, जो ममता बनर्जी ने किया है। आप चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहां, और राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? फिर भी देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ममता जी हमारी बहन है, नाराज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका भी भला, सबका भला हो, हम लोगों को देश के बारे में चिंता करनी है, सब अपने ही है। देखिए, एक महान व्यक्तित्व के मुंह से अंत में ऐसा ही सकारात्मक और आशीर्वाद निकलता है, लेकिन राष्ट्रपति होने के नाते उनका यह दायित्व है कि राष्ट्रपति के जो प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, उसका पालन होने चाहिए। और उनके जैसे शांत व्यक्ति को अगर बोलना पड़ता है कि मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई आए या ना आए, लेकिन राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए। और अगर यहाँ जगह दे दिया जाता, 5 लाख लोग आसानी से आ सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आप लोग यहाँ है, इसलिए मैं वहां से यहाँ देखने चली आई हूँ कि वाकई वहां लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने बताया कि वहां बहुत दिक्कत है और नहीं हो सकता था, इसलिए हमने कार्यक्रम यहाँ रखा है। तो आप सोचिए कि विपक्ष के कार्यक्रम को फेल कराने का षड्यंत्र और तरीका तो सुना था, लेकिन राष्ट्रपति बिल्कुल फेल कराने की इस प्रकार से कदम सरकार के द्वारा हो, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा हो, और संसद में आप अविश्वास प्रस्ताव ला करके बगल में हट जाते हैं। संसद में आप किस प्रकार की, जो अध्यक्ष संसद का भी सुनिए, अध्यक्ष ओम बिरला ने जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाएंगे, हम वहां के जो है सत्र को चेयर नहीं करेंगे, वो उससे अलग है। तो क्या ये दायित्व तो नहीं है कि अगर उन्होंने एक फैसला किया है तो इसका जल्दी से निपटारा हो जाए? आपको हटाना है तो हटा दीजिए, नहीं है संसद को एक अध्यक्ष चाहिए इस समय।
बिल्कुल। तो ये तो आप सोचिए कि संसद के अध्यक्ष तक की जो चिंता नहीं है इस समय विपक्ष को, जब राष्ट्रपति की चिंता नहीं है तो तय तो ये करना पड़ेगा ना विवेकशील लोगों को कि भाई इस विपक्ष का प्रत्युत्तर प्रतिकार देश कैसे दे। मैं यही तो कह रहा हूं, प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को आप टारगेट करेंगे, उस स्पीकर को आप टारगेट करेंगे, उपराष्ट्रपति को आप टारगेट करेंगे, विदेश नीति पर आप सवाल उठाएंगे, चुनाव आयुक्त पर आप टारगेट करेंगे और उसके बाद चुनाव आएंगे तो लाल किताब लेके निकलेंगे, हाँ जी हम जिस संविधान के रक्षक हैं, सारे संवैधानिक प्रक्रियाओं को धूल दूषित कर दो, सारे संवैधानिक संस्थाओं को धूल दूषित कर दो, उसके बाद चुनाव में क्या हो गया, संविधान को तो हम ही रक्षक हैं। और भास्कर सिन्हा जी एक बात और मैं बोल दूं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना उसके बाद आऊंगा। भास्कर सिन्हा जी आपने कहा राष्ट्रपति ने तो कहा नहीं कि मैं अपमानित हुई, मतलब ये राष्ट्रपति का बड़प्पन है, ये राष्ट्रपति का बड़प्पन है। और उसके बावजूद, राष्ट्रपति के अपमान के बावजूद जो मानने को तैयार नहीं कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ, ये उनकी छोटी शूद्र मानसिकता को दिखाता है। और राष्ट्रपति ने तो तब भी नहीं कहा था जब उनके लिए इतना ओछा शब्द इस्तेमाल किया गया था, राष्ट्रपति, उन्होंने तब भी नहीं कहा था। यह राष्ट्रपति का बड़प्पन है क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। जब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को कहा पुअर लेडी, तब भी राष्ट्रपति ने नहीं कहा था कि भैया मेरा अपमान हुआ। यह राष्ट्रपति का बड़प्पन है, लेकिन शूद्र मानसिकता आप लोगों की दिखाती है। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं मेरी मर्जी विपक्ष के जो तमाम रवैये उनकी नीति है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आ रहा हूं दोनों के पास आ रहा हूं। भास्कर जी 1 मिनट आपका, उसके बाद निखिल जैन 1 मिनट आपका। बोलिए भास्कर जी। बीजेपी के लिए हम लोग का बड़प्पन ही है, आप सारा दिन बीजेपी के लिए बोलते रहे, हम लोग चुप बैठे रहे, देखते रहते, ये हमारा बड़प्पन है। सुन लीजिए, ये आपका बड़प्पन नहीं है, आपकी शूद्र मानसिकता है कि आप पत्रकारों को भी लेबल करते हैं। अरे आप ये भी आपकी शूद्र मानसिकता और ये भी आपका सहिष्णुता दिखाती है कि कोई पत्रकार आपको आईना दिखाए तो आप कहेंगे ये तो बीजेपी का है। ये आप लोगों की मानसिकता दिखाती है। थोड़ा बीजेपी, सुनिए भास्कर राय जी, थोड़ा बीजेपी सिंड्रोम से निकलिए बाहर, थोड़ा बीजेपी सिंड्रोम से बाहर निकलिए। बहुत जरूरत है आप लोगों को बीजेपी सिंड्रोम से बाहर निकलने की। बोलिए। बीजेपी के पत्रकार, सुनिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया होगा कि वेस्ट एशिया को लेके कुछ बात अभी होना नहीं चाहिए क्योंकि वो मास्टर है और हम नौकर हैं। जब भी अमेरिका का इशारा पे इंडिया चलने लगा है, कहां से हम तेल खरीदेंगे, जब अमेरिका ने तय किया कि 11% ईरान से तेल कम करना है तो पूछ अंदर चली गई थी। तेल खरीदेंगे नहीं, तब क्या हुआ था? जब अमेरिका ने डांट लगाकर, हिलरी क्लिंटन ने डांट लगाकर क्या था ईरान से तेल नहीं खरीदना, तब क्या हुआ था? जब इजराइल के कहने के ऊपर ईरान के ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत ने, तब क्या हुआ था? बोलने दीजिए। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप खमेनी के पक्ष में बोलोगे, आप खमेनी के पक्ष बोलोगे। आप और सोनिया गांधी दोनों के दोनों महिला विरोधी, आपकी नेता ममता बनर्जी, आपकी नेता ममता बनर्जी और सोनिया गांधी दोनों के दोनों
महिला विरोधी हैं। खमेनी ने कहा था कि हर उस महिला का रेप करना चाहिए उसको मारने से पहले। खमेनी के शब्द हैं ये कि महिला को मारने से पहले उनका रेप करना चाहिए। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। आरपी सिंह जी, जो आपने कहा था ना, भास्कर राय जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आप इधर उधर चले गए, आपको अधिकार है, ठीक है ना, क्योंकि हम टीएमसी वाले मीडिया तो है नहीं कि जहां पे जबान काट दी जाती है, पत्रकार को कहा जाता है जबान काट देंगे अगर ममता दीदी के खिलाफ बोला, तो टीएमसी वाला है, तो ये चैनल है नहीं कि जहां पे और ये दिल्ली है। कलकत्ता होता तो अब तक आप उठा के मुझे जेल में डाल देते, पत्रकारिता की बात करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो आरपी सिंह जी ने कहा था ना, मुझे लगता है अगर आप विषयांतर करेंगे ना, तो मुझे आज पता है कौन सा विषय लेना चाहिए था। मुझे आज टीएमसी के लिए विषय लेना चाहिए था कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खड़े होकर कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम लोग यानी हिंदू सुरक्षित हो, क्योंकि जिस दिन मैं हटूंगी तो एक दूसरे समुदाय वाले तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। अब ये दूसरे समुदाय वाले कौन हैं जिनको ममता बनर्जी अपनी जेब में रख के बैठी है, कंट्रोल करती हैं और उनको इतना हक दे दिया कि वो दूसरे समुदाय को खत्म कर दिए। भास्कर सिन्हा रॉय, वो कौन सा समुदाय है जो हिंदुओं को खत्म कर देगा बंगाल से? ममता दीदी हट जाएंगे। अब जरा इस पर बोलिए अगर हिम्मत है तो बोलिए। भास्कर सिन्हा रॉय की आवाज दीजिए और जरा बोलिए, वो कौन सा समुदाय जो बंगाल से हिंदुओं को साफ कर देगा ममता बनर्जी के जाने पर? बोलिए जरा, बोलिए। ममता बनर्जी है, इसीलिए यहाँ बंगाल में हिंदू और मुसलमान दोनों ही सुरक्षित अरे है। आप ना भागिए मत, उन्होंने कहा आप लोग सुरक्षित है, नहीं तो दूसरा समुदाय साफ कर देता। कौन सा समुदाय किसको साफ कर देता बताइए जरा देश को। कोई नहीं साफ करता है। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी के बयान से भाग रहे हैं आप। कोई कम्युनल राज नहीं होता है। अरे ममता बनर्जी का बयान है, ममता बनर्जी का बयान है। अरे कहने तो दीजिए। अरे नहीं, सुनिए एक मिनट। मैं भास्कर सिन्हा जी, मेरा एक मिनट मेरा बड़ा स्पष्ट सुनिए सर, मेरा बड़ा सीधा सुनिए ना, मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं ममता बनर्जी का बयान का ही आपसे अर्थ पूछ रहा हूं। कौन सा समुदाय है जो हिंदुओं को समाप्त कर देगा अगर ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रही? तो आप इसका भावार्थ कर दे प्लीज। आप सुनिए, बंगाल में हिंदू और मुसलमान अलग करके नहीं दिखा जाता है। अरे तभी तो आप दुर्गा पूजा दुर्गा विसर्जन नहीं होने देते। आरपी सिंह जी और मुहर्रम के जुलूस करने देते हो। एक मिनट आरपी सिंह जी उनको क्लियर कर दें। बंगाल में हिंदू और मुसलमान का जो विरोध कभी नहीं लगाने देते, और बीजेपी के लोग, आपका पार्टी के लोग कहता है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। भास्कर जी आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपसे फिर पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी के कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं नहीं रही तो फलाना तुमको साफ कर देगा? हिंदुओं को कौन साफ कर देगा ममता बनर्जी? मुझे स्पष्ट करके बता दीजिए, कौन साफ कर देगा हिंदुओं को बंगाल से अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रही तो? हिंदू को साफ कर देगा। आप जैसे हिंदू को हमारे जैसे साफ कर देंगे बंगाल में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हिंदुओं की हालत यह है कि ममता बनर्जी को वोट ना दो तो उनका बलात्कार होता है, और आप बात करेंगे हिंदुओं की शर्म आनी चाहिए। अवधेश जी हो गया आपका रनिंग कमेंट्री हो गया। अवधेश जी, आप लोगों का बीजेपी अवधेश जी बोलिए, बयान आपने सुना होगा। देखिए ऐसा है कि इस समय की हमारे देश में जिस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है, कहा गया कि कभी नहीं हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि देखो इस प्रधानमंत्री के लिए हमने इतना किया, उसने एक फोन हमको नहीं किया, मैं उसके फोन की प्रतीक्षा करता रहा। सोचिए, इसके बावजूद यहाँ कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में काम किया जा रहा है। वहां के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि हमारा तो ट्रेड डील तय था, प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना था। देखिए जो आपने बताया ना, देखिए राष्ट्र देश के हित में उस समय जब फैसला कोई भी सरकार करती है तो विपक्ष खड़ा होता है। मनमोहन सिंह सरकार ने सर मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। समय की सीमा मुझे आए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये डिबेट चलती रहेगी, मौका दूंगा मैं सभी को, आज नहीं, लेकिन फिलहाल इजाजत है। नमस्कार।